निशा ऑफिस के बाद निधि को लेने स्कूल पहुंची। उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आने वाली निधि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। निशा को देखते ही अटेंडेंट ने दवा देते हुए कहा, मैम, आज निधि दर्द की शिकायत कर रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये दवा दी है। आप इस दवा को दिन में 2 बार तो इस दवा को दिन में 3 बार देना। मुझे फ़ोन कर दिया होता, हो सकता है ना मिला हो, इसीलिए डॉक्टर को बुलाकर दिखाया हो कि डॉक्टर ने पर्चा नहीं दिया, सिर्फ ये दवा दी है। निशा ने सोचा शायद इससे पर्चा कहीं खो गया होगा, झूठ बोल रही है। फिर उसने मन ही मन स्कूल प्रशासन को धन्यवाद दिया। नाम के अनुरूप काम भी है, सोचकर संतुष्ट की सांस ली। निधि को किस कर गोद में उठाकर कार तक ले गई। निधि कार में बैठते ही सो गई। कैसी भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसकी, वो अपनी बेटी को भी समय दे नहीं पा रही है। स्कूल तो 2:30 बजे ही बंद हो जाता है, पर घर में किसी के न होने के कारण उसे निधि को स्कूल के क्रैच में ही छोड़ना पड़ता। कभी कभी लगता है कि एक छोटी सी बच्ची पर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक और मानसिक बोझ तो नहीं पड़ रहा है, पर करे भी तो क्या करे। अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण ना तो उसके और ना ही दीपक के माता पिता का लगातार उनके साथ रहना संभव है। बस एक ही उपाय है कि वो नौकरी छोड़ दे, पर उसे लगता है कि अगर नौकरी छोड़ देगी तो फिर पता नहीं ऐसी नौकरी मिले या ना मिले। घर आकर निशा ने निधि को जगाने का प्रयास किया। ना जागने पर निशा ने उसे ये सोचकर गोद में उठा लिया कि शायद उसे दर्द से अभी आराम मिला हो, इसलिए गहरी नींद में सो रही है। रात को निधि ने खाना भी नहीं खाया। रात में वो बुदबुदाने लगी। उसकी बुदबुदाहट सुनकर निशा की नींद खुल गई। उसे थपथपाने लगी तो पाया कि उसे तेज बुखार है। नींद में ही निशा ने उसे दवा दे दी। दवा खाते ही वो पुनः बुदबुदाई, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, पनिश मत करो अंकल, मुझे पनिश मत करो। निशा समझ नहीं पा रही थी कि निधि ऐसा क्यों कह रही है। क्या उसे किसी ने पनिश किया, पर क्यों? क्या उसका दर्द इसी वजह से है? निधि की दशा देखकर उसने दूसरे दिन छुट्टी लेने का निर्णय कर लिया, वरना पहले कभी कभी ऐसी ही स्थितियों में उसमें और दीपक में झगड़ा हो जाता था, बिना ये सोचे समझे कि उनके इस वाद विवाद का उस मासूम पर क्या असर होता होगा। दूसरे दिन निधि सुबह 10 बजे के लगभग उठी। उठते ही वो निशा से चिपक कर रोने लगी और फिर रोते रोते ही उसने कहा, मम्मा, मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, क्या आपसे स्कूल में किसी ने कुछ कहा है? उसने हैरानी से पूछा। बस मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना पड़ता है। मैंने कहा ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कहते हुए वो फफक फफक कर रो पड़ी। ठीक है, रो मत बेटा, जब आप स्कूल जाना चाहो तभी भेजूंगी। निशा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल स्कूल जाकर टीचर से बात करूंगी। न जाने ऐसा क्या घटित हुआ है इस लड़की के साथ कि हमेशा स्कूल जाने के लिए लालायित रहने वाली लड़की स्कूल ही नहीं जाना चाह रही है। फिर नींद में पनिश कह रही थी। सोचकर मन को सांत्वना दी निशा निधि को नाश्ता कराकर उसके कपड़े बदलने लगी तो उसकी पैंटी में खून के निशान देखकर वो चौंक गई कि 7 वर्ष की उम्र में रजस्वला दर्द की वजह से वो पैर भी जमीन पर ठीक से नहीं रख पा रही थी। निशा की कुछ समझ में नहीं आया तो उसे डॉक्टर संगीता के पास ले जाना उचित समझा। डॉक्टर संगीता ने उसे चेक करने के बाद कहा, ओह नो, क्या हुआ डॉक्टर? निशा, इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। डॉक्टर संगीता ने उसे अलग से ले जाकर बताया। रेप? पर कहाँ और कैसे?
कल तो स्कूल के अतिरिक्त ये कहीं गई ही नहीं है। डॉक्टर संगीता की बात सुनकर निशा ने चौंक कर कहा, निशा, ये मेरा अनुमान नहीं सच्चाई है। क्या कहकर वो अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई कि क्या हो गया है इन नरपिशाचों को। एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। एक नन्ही बच्ची में भी उसे सिर्फ स्त्री देह नजर आई। मन क्यों नहीं कांपा इस मासूम के साथ बलात्कार करते हुए। इंसानियत को तार तार करने वाले इंसान के रूप में वो हैवान है। तभी उसे याद आया कि निधि का नींद में बड़बड़ाना कि प्लीज़ अंकल मुझे पनिश मत करो, निशा संभालो खुद को, तुम बिखर गई तो बच्ची को कौन संभालेगा। हमें वस्तु स्थिति का पता लगाना होगा, डॉक्टर संगीता बोली। निशा ने निधि की ओर तड़प कर देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो मासूम चुपचाप डॉक्टर की बातों से अनजान उनकी ओर देखे जा रही थी। आखिर डॉक्टर संगीता ने उससे पूछा, बेटा आपको चोट कैसे लगी। निधि को चुप देखकर निशा ने डॉक्टर संगीता का प्रश्न दोहराते हुए पुनः पूछा, निधि बेटा, डॉक्टर आंटी की बात का उत्तर दो, तुम्हें चोट कैसे लगी। मामा, मैं नहीं बता सकती वरना मुझे डांट पड़ेगी। पर क्यों। मैम ने कहा है कि अगर तुम घर में किसी को बताओगी तो तुम्हें अपनी मम्मी पापा की भी डांट सुननी पड़ेगी। आपने गलती की है, आप एक गंदी लड़की हो इसलिए आपको पनिशमेंट मिला है। मामा, मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉमिस, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। बेटा आप हमें बताओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर संगीता के बार बार पूछे जाने पर निधि ने सच्चाई उगल दी। सच्चाई सुनकर निशा और डॉक्टर संगीता अवाक रह गई। एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का ऐसा अमानवीय व्यवहार। निशा, तुम उस राक्षस के खिलाफ केस दायर करो, उसके खिलाफ गवाही मैं दूंगी। मैंने अपने मोबाइल पर निधि का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। कहते हुए डॉक्टर संगीता के चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। डॉक्टर संगीता के साथ ने निशा को आत्मिक बल प्रदान किया, पर क्या ऐसा करना उचित होगा। कहीं ये बात समाज में फैल गई तो निधि का जीना दूभर न हो जाए। हमारे समाज में लड़कों के 1000 खून माफ़ है, पर लड़की के दामन पर लगा एक छोटा सा धब्बा भी उसके पूरे जीवन पर कालिख पोत देता है। निधि पर इस घटना का बुरा असर न पड़े, इसलिए निशा ने निधि के सोने के बाद ही दीपक को इस घटना के बारे में बताने का निश्चय किया। दीपक ये सुनते ही भड़क गया। मेज पर हाथ मारते हुए बोला, मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, सज़ा दिलवाकर ही रहूंगा। शांत दीपक, शांत। सुनकर मेरा भी खून खौला था। तुम्हारी जैसी ही बात मेरे भी दिमाग में आई थी, पर अगर हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो क्या समाज की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठेगी। हो सकता है लोग बच्ची का जीना भी दूभर कर दें। शायद तुम्हारा कहना ठीक हो, पर ऐसा करके क्या हम अपराधी को मनमानी करने की छूट नहीं देंगे। आज हमारी बेटी उसकी हवस का शिकार हुई है, कल न जाने कितनों को वो वहशी अपनी हवस का शिकार बनाएगा। इस सोच ने अंततः हमें अपने अंततः कवच से बाहर आने के लिए प्रेरित किया तथा हमने FIR दर्ज करवाई। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की डॉक्टर संगीता की गवाही मजबूत सबूत बनी। बच्ची के आरोपी को पहचानने के बावजूद स्कूल प्रशासन इस आरोप को मान ही नहीं रहा था। मानता भी कैसे, उसकी अपनी साख पर जो बनाई थी। ये खबर आपकी तरह फैली। मीडिया के साथ अन्य बच्चों के माता पिता ने उनकी आवाज़ को बल दिया, क्योंकि आज जो एक बच्ची के साथ हुआ है वो कल को किसी और की बच्ची के साथ भी तो हो सकता है। अंततः पुलिस ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
दूसरे दिन ये खबर तमाम समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ छपी। येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल में 7 वर्ष की बच्ची के साथ रेप। स्विमिंग करने के बाद स्विमिंग पूल के पास बने चैम्बर में बच्ची कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसके पीछे पीछे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी चैम्बर में घुस गया तथा उसके मुख पर कपड़ा बांधकर उसे डराते हुए उसके साथ जबरदस्ती की तथा किसी को न बताने की चेतावनी भी दी। बच्ची की क्लास टीचर ने जब उसे दहशत में देखा तो अनहोनी की आशंका से उसने उससे प्रश्न किया। उसके प्रश्न के उत्तर में बच्ची को दर्द दर्द कहते हुए रोते देखकर क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाने को कहा। डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग कर दवाखाने को दे दी। इसके बाद टीचर ने उसे घर में किसी को कुछ भी ना बताने की चेतावनी देने के साथ ही ये भी कहा कि तुम गंदी लड़की हो, इसीलिए तुम्हें सज़ा दी गई है। अगर तुम घर में बताओगी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से भी डांट खानी पड़ेगी। पढ़कर निशा ने माथा पीट लिया। दंदनाती हुई दीपक के पास गई तथा कहा, देखो समाचार पत्र सब जगह हमारी थू-थू हो रही होगी। थू-थू किस लिए? हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आप पुरुष हैं, शायद आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। एक लड़की के दामन पर लगा एक छोटा सा दाग भी उसे दुनिया में बदनाम कर देता है, तो क्या हम उस अपराधी को ऐसे ही छोड़ दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर मैं नहीं चाहती कि हमारी निधि का नाम दुनिया के सामने आए। नहीं आएगा, पर मैं अपराधी को सज़ा दिलाकर ही रहूँगा। मैंने वकील से बात कर ली है। वो तो ठीक है, पर इस सब में पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं अपनी बच्ची को तिल तिल सुलगने नहीं दे सकती। निधि के मन मस्तिष्क के कड़वी यादें मिटाने के लिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। आप अपना स्थानांतरण करवा लीजिए। स्थानांतरण इतना आसान है क्या? निधि के जीवन से अधिक कुछ कठिन नहीं है। अगर आप नहीं करा सकते तो मैं अपने मैनेजमेंट से बात करती हूँ। मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है। वहाँ की एक लड़की यहाँ आना चाह रही थी। म्यूचुअल स्थानांतरण होने में कोई परेशानी नहीं होगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 1 महीने के अंदर निशा का स्थानांतरण दिल्ली हो गया। पहले दिल्ली जाने से मना करने के कारण ऑफिस वालों की आंखों में प्रश्न झलके थे, पर फैमिली प्रॉब्लम का हवाला देकर उनका उसके स्थानांतरण कर दिया गया। दीपक ने भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर दिया था। दिल्ली में निशा निधि का डीपीएस में दाखिला करवाने के लिए गई। प्रिंसिपल ने उसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को देखकर कहा, येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ कुछ दिन पूर्व स्कूल के स्टाफ के किसी कर्मचारी द्वारा एक बच्ची का रेप हुआ था। हाँ मैम, मेरा यहाँ स्थानांतरण हो गया है। आपका स्कूल प्रसिद्ध है, इसलिए मैं इसका यहाँ दाखिला कराना चाहती हूँ। उसने बिना घबराए उत्तर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे प्रश्न शायद आगे भी उठें, पर उसे विचलित नहीं होना है। गनीमत है कि निधि उसके साथ नहीं आई थी। उसे वो अपनी मित्र अलका के पास छोड़कर आई थी। उसने सोचा था पहले खुद जाकर स्कूल प्रशासन से बात कर ले, पता नहीं दाखिला होगा भी या नहीं। संयोग से हफ्ता भर पहले ही स्थानांतरण के कारण फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक स्थान रिक्त हुआ है। हम निधि को उसकी जगह ले लेंगे। आप फॉर्म भर दीजिए तथा कल से उसे स्कूल भेज दीजिए। थैंक यू मैम। निशा ने उठते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मोस्ट वेलकम। अलका उसकी बचपन की मित्र थी। अक्सर वो उसे बुलाती रहती थी। अतः जैसे ही उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला, उसने सबसे पहले उसे ही फ़ोन किया। उसने सुनते ही कहा, हमारी दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है।
तुम सीधे मेरे पास ही आओगी। उसकी लड़की शुचि डीपीएस में पढ़ती थी। उसने निधि का दाखिला डीपीसी में कराने का सुझाव दिया था। वैसे तो निशा की ननद विभा भी दिल्ली में रहती थी, पर एक तो उसका घर उसके ऑफिस से दूर था, वहीं उसे डर था अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो निधि का जीना हराम हो जाएगा। वो चलता फिरता अखबार है, उसके पेट में एक भी बात नहीं पचती। उसने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छा मित्र अच्छा हमराज हो सकता है, जबकि रिश्तेदार बाल की खाल निकालने से बाज नहीं आते हैं। अपने मन के इसी डर के कारण उसने उनके पास न जाकर अलका के पास ही रुकना मुनासिब समझा। दूसरे दिन निशा निधि को स्कूल के लिए तैयार करने लगी तो उसने कहा, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। बेटा, स्कूल तो हर बच्चे को जाना होता है। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। घर में रहकर बोर नहीं हो जाओगी? स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, गेम होंगे और आपको अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ने को मिलेंगी। निधि के चेहरे पर थोड़ी सहजता देखकर निशा ने पुनः कहा, शुचि भी आपके साथ जाएगी क्या? वो भी मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ेगी? नहीं बेटा, पर वो आपके स्कूल में ही पढ़ती है। ओके मम्मा। शुचि तुम तैयार हो गई? चलो मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। आंटी, मेरी बस आ रही होगी, आज मेरे साथ चलो। निधि भी कल से तुम्हारे साथ बस से आएगी जाएगी। आज उसकी फीस जमा करा दूंगी। ओके आंटी। उस दिन निशा ने उन्हें स्कूल छोड़ दिया था। खुशी तो इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में निधि ने खुद को स्कूल में एडजस्ट कर लिया था। अब वो बिना आनाकानी किए ही स्कूल जाने लगी थी। शुचि के साथ ने उसे पहले जैसी चंचल बना दिया था, पर फिर भी वो कभी कभी रात में डरते हुए उठकर बैठ जाती या नींद में बड़बड़ाती कि प्लीज़ अंकल मुझे पनिश मत करो, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। निशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दीपक वैसे ही परेशान था। ऑफिस, कोर्ट कचहरी। अभी सोच ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। उसके फ़ोन उठाते ही दीपक ने कहा, निशा, स्कूल प्रशासन ने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को बर्खास्त कर दिया है तथा वकील नागेंद्र ने कोर्ट में विशेष अर्जी देकर कोर्ट से मांग की है कि बच्ची की उम्र को देखते हुए बच्ची को कोर्ट न आने की अनुमति प्रदान की जाए। सिर्फ डॉक्टर संगीता तथा उसके द्वारा निधि के रिकॉर्ड किए बयान को ही साक्ष्य मान लिया जाए। देखो क्या होता है। इसके साथ ही एक खुशखबरी और है। मेरे स्थानांतरण की अर्जी को मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। लिखित रूप में आदेश महीने भर में मिल जाना चाहिए। सुनकर निशा ने चैन की सांस ली। सज़ा तो वो भी उस दरिंदे को दिलवाना चाहती थी, पर उसकी एक ही शर्त थी कि इस सब में निधि का नाम ना आए। वो नहीं चाहती थी कि वो बार बार उन पलों को जिए जिन्होंने उसके तन मन को घायल कर दिया है। निधि का निरंतर बड़बड़ाना निशा की रात की नींद तथा दिन का चैन खराब कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसके मन का डर समाप्त किया जाए। फिर उसने सोचा, क्यों ना किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करे, पर अलका के पास रहते हुए निधि को डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं था। ना जाने कितने प्रश्न उठते। इसी सोच के तहत उसने एक दिन अलका से कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास रहते रहते, अब मैं चाहती हूँ अलग घर ले लूँ। दीपक भी शायद अगले महीने तक आ जाए। तुम्हारे रहने से मुझे अच्छा लग रहा है। शुचि भी निधि के साथ बहुत हिल गई है, पर तुम्हारा कहना भी जायज़ है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व इसी अपार्टमेंट में एक घर खाली हुआ है, तुम देख लो, अगर पसंद आ जाए तो शिफ्ट कर लेना, पास भी रहोगी। निशा को वो घर पसंद आ गया और उसने
वहीं शिफ्ट कर लिया। उसके इस फैसले से अलका के साथ निधि और सुचि भी ये सोचकर बेहद प्रसन्न थी कि उनका साथ नहीं छूटेगा। अलका ने खुद ये कहकर उसके मन के बोझ को हल्का कर दिया था कि तुम निधि की चिंता मत करना, तुम्हारे ऑफिस से आने तक निधि मेरे पास ही रहेगी। निशा डॉक्टर सुभाष से अपॉइंटमेंट लेकर पहले खुद उससे समस्या के बारे में डिस्कस करने गई। सुनकर डॉक्टर ने कहा, आप बच्ची को लेकर कल इसी समय आ जाए। बच्ची कम उम्र की है, हमें बहुत ही सावधानी से उसके डर को समाप्त करना होगा, पर मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। डॉक्टर इसी आशा के साथ आपके पास आई हूँ। दूसरे दिन निशा निधि को लेकर डॉक्टर सुभाष के पास गई। डॉक्टर सुभाष ने उसे देखकर कहा, स्वीट एंजिल, व्हाट इज़ योर गुड नेम? निधि बेटा, आपकी मम्मा कह रही हैं कि आप पनिश मत करो, गंदी लड़की कहते हुए अक्सर रात में उठकर बैठ जाती हैं। कौन आपको पनिश करता है? डॉक्टर की बात सुनकर निधि ने निशा की ओर देखा। डरो मत, डॉक्टर अंकल को सच सच बता दो। पर आपने तो बताने के लिए मना किया था बेटा, पर ये डॉक्टर अंकल है, इनको बताने से ये आपके डर को दूर कर देंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आपको किसी अंकल ने चोट पहुंचाई थी? बाद में उसने कहा था कि आप गंदी लड़की हो, इसलिए आपको पनिश किया गया। पर डॉक्टर अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। गंदी आप नहीं, वो अंकल है जिसने आपको चोट पहुँचाई थी। फिर सुजाता मैम ने ऐसा क्यों कहा कि तुम गंदी लड़की हो, इसलिए तुम्हें पनिश किया गया है? तुम्हारी मैम ने गलत कहा, पर क्यों डॉक्टर अंकल? अच्छा ये बताओ, अगर तुम अपनी किसी मित्र को चोट पहुंचाती हो तो गंदा कौन हुआ? मैं बिल्कुल ठीक इसी तरह उस अंकल ने आपको चोट पहुंचाई तो गंदा काम उसने किया, ना कि आपने। फिर मम्मा किसी को बताने के लिए मना क्यों करती हैं? आपकी मम्मा ठीक कहती हैं, बुरी बातें जो हमें चोट पहुंचाती हैं उन्हें बार बार याद नहीं करना चाहिए। ओके अंकल। निशा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते फिर इसी समय, आई होप जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच दीपक से पता चला कि येलो लाइन इंटरनेशनल स्कूल ने सीसीटीवी लगाने का निर्णय कर लिया है। सुनकर उसने मन ही मन सोचा, अब चाहे जो भी प्रबंध कर ले, निधि के साथ हुई घटना तो बदल नहीं जाएगी। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के पास लिखा स्लोगन आप कैमरे की नज़र में है, उसे कैमरा कम कैमरा लगे होने का विज्ञापन अधिक नजर आता है। किसकी जिम्मेदारी वकील को सौंपकर महीने भर में ही दीपक भी आ गया था। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब निशा रोज निधि का होमवर्क कराते हुए उससे उसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछने लगी थी, ताकि उसे पता रहे कि वो स्कूल में किससे मिलजुल रही है, क्या कर रही है तथा कहाँ आती जाती है। डॉक्टर सुभाष के ट्रीटमेंट तथा सूची के साथ के कारण निधि में काफ़ी परिवर्तन आ रहा था। कक्षा में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। देखते ही देखते 4 वर्ष बीत गए। निधि को खुश देखकर हम भी बेहद प्रसन्न थे। आखिर हमारी बच्ची उस दुस्वप्न को भूलकर जीवन में आगे बढ़ रही थी। एक दिन शाम के समय हम सब बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक निधि ने पूछा, मामा रेप क्या होता है? उसका प्रश्न सुनकर निशा और दीपक चौंके। ध्यान दिया तो पाया कि न्यूज़ चैनल में एक गैंगरेप की घटना को पूरे जोरों शोर से दिखाया जा रहा था। दीपक ने तुरंत चैनल चेंज कर दिया। मामा रेप क्या होता है? उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। निशा खाना लगा दो,
कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। दीपक ने निधि का ध्यान हटाने के लिए कहा। ओके कहकर वो उठ गई। निधि का बार बार प्रश्न पूछना उसे आतंकित करने लगा था, पर उत्तर तो देना ही था। अंततः उसने कहा, जब कोई किसी को परेशान करता है तो उसे रेप कहते हैं, जैसे उन अंकल ने मुझे किया था। नहीं बेटा, कहते हुए उसे सीने से लगा लिया। वो समझ गई थी कि निधि के मन का घाव अभी भी भरा नहीं है। उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। पर इन टीवी वालों का क्या करे? इनकी तो कोई न्यूज इस तरह की घटनाओं के बिना समाप्त ही नहीं होती। नित्य ऐसी घटनाओं को देखकर उसे न जाने ऐसा क्यों महसूस होने लगा था, जैसे कि हमारे समाज में चारों ओर अमानुष ही अमानुष अपना डेरा जमाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ हमारा जीवन हराम कर रखा है, वरन अराजकता भी फैला रखी है। अक्सर लड़कों के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उनसे वंश चलता है। उन्हें समाज का रक्षक माना जाता है, पर संस्कार देने में कहाँ चूक हो जाती है, जो वे नर से राक्षस बन जाते हैं। अपनी माँ बहन समान नारियों पर दरिंदगी करते समय उनका मन उन्हें नहीं कचोटता। हम अपनी लड़कियों को तो ये ना करो वो ना करो के बंधन में बांधते हैं, पर लड़कों को क्यों नहीं? हमें अपने लड़कों को नैतिकता की शिक्षा देने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अपराध कम नहीं होंगे। इसके साथ ही अपनी लड़कियों को ऐसे शातिर अपराधियों से बचाने के उपाय भी बताने होंगे। निशा के मन के दर्द ने उसके मन में ऐसी उहापोह मचा रखी थी कि उसके तन मन की शांति भंग हो गई थी। कहते हैं कड़वे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है, पर अगर अतीत बार बार दिल पर दस्तक दे तो इंसान क्या करे? घर बाहर का काम करने के बावजूद कुछ ऐसा था जो उसके मन की ज्वाला जो शांत नहीं होने दे रहा था। उस दिन निशा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑफिस से छुट्टी ले ली। दीपक के ऑफिस और निधि के स्कूल जाने के बाद वो पेपर लेकर बैठी ही थी कि एक समाचार पर उसकी नज़र ठहर गई। दिव्या खन्ना की मौत पुलिस छानबीन में लगी है। इंसेट में फोटो देखकर चौंक गई कि अरे, ये तो उसकी ननद विभा की जेठानी रमा की लड़की है। पिछले वर्ष ही इसका विवाह तय हुआ था, पर दहेज की मांग सुनकर इसने खुद ही उस लड़के के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। उसके इस निर्णय की समाज तथा मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी। अब वो सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग ले रही थी। ऐसी साहसी और दृढ़ निश्चयी युवती के साथ ऐसा हादसा निशा से आगे पढ़ा नहीं गया। उसने गाड़ी निकाली तथा विभा के घर की ओर चल दी। वो पहुंची ही थी कि विभा अपनी जेठानी रमा के घर खाना लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर विभा ने कहा, निशा, कल से किसी के मुंह में अन्न का एक ग्रास भी नहीं गया है। कुछ लेकर जा रही हूँ, शायद कुछ खा ले। मुझे तो आज पेपर से पता चला, कम से कम सूचना तो दे देती। उसने कह तो दिया, पर तुरंत ही अपने प्रश्न पर यह सोचकर संकुचित हो उठी कि ऐसे समय में उलाहना देना उचित नहीं है। निशा परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ, चलो मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। विभा के साथ वो रमा के घर पहुँची। रमा का बुरा हाल था। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। बार बार यही कह रही थी कि मेरी फूल सी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उस दरिंदे ने उसे ऐसी मौत दी। समझ में नहीं आ रहा था कि रमा को क्या कहकर सांत्वना दे। विभा ने उन्हें खिलाने का प्रयास किया, पर उनके मुख से निकला कि जिसकी बेटी का अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उसके मुंह में अन्न कैसे जा सकता है। रमा का
प्रलाप कठोर से कठोर मन को भी द्रवित कर रहा था। आखिर जवान इकलौती बेटी की दुर्दांत मृत्यु से किसका दिल नहीं उबलेगा, पर चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस दर्द को सहने के अतिरिक्त कोई चारा भी तो ना था। इसी बीच इंस्पेक्टर ने हॉल में प्रवेश किया। उसे देखते ही रमा ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अपराधी का पता चला? अभी तो नहीं, पर क्या दिव्या से किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मृदुभाषी थी, उसका किसी से कोई बैर नहीं था। रमा रुदे गले से बोली, आप याद कीजिए विशाल साहब, बिना दुश्मनी के कोई किसी के साथ बलात्कार उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट नहीं उतारता। इंस्पेक्टर ने रमा के पति से पूछा, मुझे तो याद नहीं है, सिवाय इसके कि उसने विवाह के लिए संजीव नामक युवक से इसलिए मना कर दिया था कि वे दहेज मांग रहे थे। आप मुझे उसका पता दीजिए, उससे भी पूछताछ करके देखते हैं। वैसे हमने इस काम के लिए खोजी कुत्ते भी लगाए हैं, दिव्या की कॉल्स भी खंगाल रहे हैं। उस समय एक नंबर से उसे कॉल आई थी, उस नंबर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। खोजी कुत्ते ने जिस स्पॉट की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे। उस समय एक नंबर से उसे कॉल आई थी, उस नंबर को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। खोजी कुत्ते ने जिस स्पॉट की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। उनकी फुटेज बाइक के पीछे चेहरा ढके किसी लड़के को बैठा तो दिखा रही है, पर हेलमेट लगा होने के कारण ना तो आदमी को पहचान पा रहे हैं, ना ही चेहरा ढका होने के कारण लड़की को। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस रूट से वो बाइक गई है, उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद हमें ना बाइक का नंबर दिखा और ना ही उस लड़के का पता चल पा रहा है। पर आप चिंता ना करें, कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं, अपराधी पकड़ा ही अवश्य जाएगा। सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? निशा ने पूछा। जी कहिए। जैसे मूवी में पुलिस सायरन बजाती आती है ताकि अपराधी को भागने का अवसर मिल जाए, ठीक वैसे ही जगह जगह लगे आपके सीसीटीवी कैमरे हैं। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ वहाँ आप कैमरे की नज़र में है लिखी वार्निंग क्या अपराधी को उसकी कैद में आने देगी? आशा है मेरे इस प्रश्न पर आप और आपकी सरकार अवश्य ध्यान देगी। आप कैमरे की नज़र में है कि बोर्ड जगह जगह मिल जाएंगे। कहीं कैमरे चल रहे होते हैं तो कहीं बंद पड़े होते हैं। उन्हें ठीक कराने की भी किसी को फुर्सत नहीं होती। चाहे हम कितने भी उपाय कर लें, अगर अपराधी को अपराध करना है तो उसका शातिर दिमाग कोई न कोई उपाय खोज ही लेगा। काफ़ी दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती बात कह देने से जहां निशा के मन का बोझ कम हो गया था, वहीं उसकी बात सुनकर सन्नाटा भी छा गया था। निधि के स्कूल से आने का समय हो गया था। वो क्षमा मांगते हुए घर लौट आई थी। रोज घटती ये घटनाएं उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। 7 वर्षीय बच्ची हो या वयस्क लड़की, क्या लड़की सिर्फ देह भर की है जिसे जब चाहा जैसे चाहा रौंदा और चलते बने? अगर किसी ने विरोध करने का प्रयास किया तो उसे रास्ते से हटाने में भी संकोच नहीं किया। निधि और दिव्या दोनों ही केसों में अपराधी अनजान नहीं थे। अगर जान पहचान वाले ही धोखा करे तो एक स्त्री क्या करे? जीवन को चलाना है तो वो तो चलता ही जाता है, चाहे आंधी आए या तूफान। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। कभी पुलिस की खोज दिव्या के फेसबुक फ्रेंड की ओर घूमती तो कभी उसके क्लास के लड़कों पर। निशा के मतानुसार आप कैमरे की नज़र में हैं कि वार्निंग साइन बोर्ड के कारण अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आ पाया था। 6 महीने बाद भी पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। निशा को लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो शायद एक दिन कोई क्लू न मिलने के कारण केस ही बंद न हो जाए।
उससे भी बुरा उसे ये सोचकर लग रहा था कि सारे सबूत पेश करने के बावजूद भी निधि के आरोपी को सजा नहीं मिली। तारीख पर तारीख लगती जा रही है। अगर न्याय में ऐसे ही देरी होती रही तो अपराधी को अपराध करने से शायद ही कोई रोक पाए। अमानुषों द्वारा दिल में लगाई गई इस आग में उस जैसे लोगों का तिल तिल जलना नियति बनती जा रही है। निशा ने निश्चय कर लिया था कि उसे इन आग की लपटों से अपनी बेटी को बचाना है। वो निधि को जूडो कराटे की शिक्षा देने के साथ साथ उसकी उम्र के अनुसार शारीरिक संरचना में होते परिवर्तनों व सेक्स एजुकेशन देने का भी भरपूर प्रयास करेगी ताकि दोबारा ऐसी अनहोनी उसके जीवन में न आए। वो इस हादसे को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगी। उसकी इस सोच ने उसके मन में छाए अंधेरे को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।